गैस आए ना आए फिक्स बिल जरूर आएगा। निगरान वफाकी हुकूमत ने गैस 172% महंगी कर दी। शहरियों ने निगरान वफाकी हुकूमत के इकदाम को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और महंगाई बम फेंक दिया गया है। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सुई गैस की कीमत है उसमें 172% तक इजाफा कर दिया गया है। साथ में फिक्स बिल आएंगे, गैस आए या ना आए बिल ज़रूर आएगा। शहरी इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, सुई गैस आएगी नहीं आएगी, बिल आपको कन्फर्म आएगा, कीमत बढ़ गई है? बिल तो पूरी गर्मी है, यानी कि गर्मियों में भी गैस जो है ना नहीं आती, बल्कि सर्दियों में बंद होनी चाहिए। ये गर्मियों में पूरी गर्मियाँ हमने ना जो एलपीजी इस्तेमाल की है घरों में, और ऊपर से ये जो गैस का बम इन्होंने फेंक दिया हम पे। हम तो पहले ही मरे हुए हैं इनसे। ये जो कहते हैं इमरान खान आया या नवाज शरीफ आया या कोई भी पार्टी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमें इनसे कोई तल्लक नहीं है। हमसे वोट लेते हैं, हमें रिलीफ दें। ये रिलीफ के काबिल नहीं है। ये सारे खाने के लिए हैं। ये सब खाने के मुल्क को आते हैं, पाकिस्तान को खाए जा रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ही है इसे चला रहा है। गैस की कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं, शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। गैस महंगी, तंदूर मालिकान ने भी कमर कस ली। फैसलाबाद में रोटी नान महंगा करने का इंदिया दे दिया। तंदूर मालिकान कहते हैं इजाफा वापस ना लिया गया तो रोटी और नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाई जाएगी। बेरहमाना फैसले करके हम पर मजीद महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। ऐसे ही हालत रही तो फिर हमने सादी रोटी 15 की या 20 की करनी पड़ेगी, जो खमीरी या 20 की 25 की करनी पड़ेगी, और नान जो है 25 का 30 का करना पड़ेगा। अगर यही हाल है, हम भी गरीब आदमी हैं, कहाँ से खाएंगे? काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, चाहते हैं क्या बचा और क्या नहीं। नान रोटी का रेट वो कम है जो पिछली। वफाकी हुकूमत का सुई गैस की कीमतों में इजाफा। तनूर मालिकान ने गैर एलानिया तौर पर रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। जंग में रोटी 25 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। अवैस खान हमारे साथ हैं, बताइएगा अवैस शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? वफाकी निगरान हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों की जानिब से जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, वहीं पे तनूर मालकान की जानिब से भी रोटियों की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी जो है इस काबू पर इस महंगाई के ऊपर काबू पाने में अक्सर नाकाम नजर आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद भी, इनसे बात की। सर बताइएगा, सुई गैस साथ ही नहीं है, बिल लाजमी आप अदा करना पड़ेगा, साथ ही रोटी की होटलों पर भी कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे सूरत? सर सर्दियाँ आ रही आईया को नहीं हाले, सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियाँ गैस ना सुबह होती है ना शाम होती है। सुबह भी बगैर नाश्ते तो काम से जाने हैं, शामी जो आने फिर नाश्ते पास से गैस होती कोई नहीं। हुकूमत रेट टू रेट बता रही है। हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे, कोई गरीबा दे रहम करो, कोई जीन दो सानू, ये सानू मार गतो। यानी कि जो है आम आदमी के ऊपर जो है महंगाई के बायस जो है शदीद दबाव का सामना करना। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। गैस महंगी, डॉलर की कदर में मुसलसल उतार चढ़ाव। फैसलाबाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मालिकाने सरपर के लिए सवाल से बात करने के लिए मौजूद हैं फजील अहमद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। फ्लोर मिल्स मालकान को गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या मुश्किलात हैं? चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद चौधरी शफीक अंजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर, सब बताइएगा क्या कहेंगे, जो गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं इस वक्त आटे की क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं फ्लोर मिल्स मालकान के इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस आटे से रोटी बननी है वो गैस से बननी है, तो जब 193% आप गैस की कीमत में इजाफा कर देंगे, ऊपर से सर्दी आ रही है, तो क्या बनेगा? मुझे ये बताएं कि जब आप मार्केट से पैसे निकाल कर नॉन प्रोडक्टिव कामों की तरफ ले जाएंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगी? आज की जो आपकी खबर है मीडिया की कि 413 अरब रुपए गैस OGDC ने कमाए हैं, जिसमें टैक्स वगैरह और तनख्वाहें देकर 224.16 अरब यानी 200 अरब रुपया उसने साफ़ी प्रॉफिट कमाया है, जो उसके शेयर होल्डर में तकसीम होगा। अगर मार्केट से आपने एक साल में 225 अरब रुपया एक महकमे ने निकाल कर अपने शेयर होल्डर में तकसीम कर देना है, तो मुझे बताएं कि जो प्रोडक्ट बनेगी, चाहे एक्सपोर्ट की है चाहे नेशनल इंडस्ट्रियल मालिकाने सरपर के लिए बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। गंदम की बुवाई करीब आते ही खाद माफिया बेलगाम। जंग में महंगी DAP भी नायाब। कंपनियों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। खाद नहीं मिलेगी तो गंदम कैसे काश्त करेंगे?
काश्तकार परेशान। गुज़िश्ता साल की तरह रवां साल भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। कीमतों का तयन करने का काम भी कंपनियों की मर्जी पर मुनहसर है। की बिजाई अब शुरू हो चुकी है और गंदम की बिजाई में जो डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है वो ज़रूरी है। अगर हम डीएपी का इस्तेमाल ना करें तो हमारी औसतन पैदावार जो है वो बिल्कुल कम आएगी। उससे किसान का जो फसलात अपनी पे फसल पे एक्सपेंसेस या खर्चात हैं वो भी पूरे नहीं होते। अगर हमारी ओवरऑल पूरे पंजाब में पूरे ज़िला में अगर गंदम की काश्त पे ये फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट करेगी तो लामाला औसतन पैदावार कम होगी और वो औसतन पैदावार कम होगी तो गंदम की किल्लत का बुरान पैदा। चीनी सस्ती हुई ना यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचाई गई टोबा टैक्सिंग का गरीब पिस गया। मतवास तबका भी रुल गया। शहरियों का आटा और घी भी ना मिलने का शिकवा। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मुबशर हसन नकवी। अपडेट कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है? टोबा टैक्सिंग के तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स में एक माह से चीनी ही नहीं है और चीनी के हसूल के लिए शहरी खार होते नज़र आ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये कहना है कि पूरे ज़िला में तादाद जो यूटिलिटी स्टोर्स की है वो 50 के करीब है और इन स्टोर्स पर चीनी नहीं आई है, जिसकी वजह से बिलाशुबा शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी जानब शहरियों का ये कहना है कि ऐसे शहरियों को जो है वो सस्ता आटा, घी और दीगर अशिया दी जा रही हैं जिनका बेनज़ीर इनकम और स्पोर्ट में अंदराज है और बकिया शहरियों को इस हवाले से जो है वो अशिया नहीं मिल रही हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट में अंदराज है, आपको चीज़ें मिल रही हैं? नहीं मिल रही मुझे चीज़ें। मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ, कभी नहीं मिलेगा। कल भी आया, परसों में कहना ये इतों नहीं मिलनी, शनाख्ती कार्ड तो ये नहीं थोड़ा मिलना है। इसलिए चीनी मिल रही है आपको? चीनी भी नहीं मिल रही कि नहीं, बेनज़ीर का कार्ड लेके आओ फिर मिलेगा सारा कुछ। और कितना फ़र्क है? चीनी यहाँ सस्ती है और बाजार में कितनी महंगी है? तो 3-4 रुपये का फ़र्क है। आप कब से आ रहे हैं चीनी के लिए और दीगर अशिया के लिए? मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, आटा मिला ही नहीं है, ना चीनी ना घे ना आटा। कि नहीं, बेनज़ीर का कार्ड लेके आओ। मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में तामीराती शोबे से जुड़े ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। डॉलर की कदर में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिला। सीमेंट का रेट फिर भी कम ना हुआ, फी बोरी 1200 रुपये तक फरोख्त होने लगी। शराज बर्ड हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा शराज। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक अफराद जो हैं वो मुंतजर रहे हैं गुज़िश्ता 2 महीने से कि डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, तो क्या पता सीमेंट की प्राइसेस में जो है वो कमी का ऐलान किया जाए, क्योंकि हमेशा से सीमेंट की प्राइस को, उसकी कीमतों को जो है वो डॉलर और पेट्रोल से मुंसलिक किया जाता था। पेट्रोल महंगा होता था, सीमेंट महंगा हो जाता था। डॉलर की प्राइस ऊपर जाती थी, साथ ही अगले दिन जो है सीमेंट की प्राइस भी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती थी। लेकिन अब मुसलसल डॉलर कम होने से, मुसलसल 2 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सीमेंट की प्राइस जो है वो कम क्यों नहीं हुई? हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक हैं। बिलाल साहब ये बताएगा, क्या कहेंगे सीमेंट की प्राइस के हवाले से? एक बेसिक रॉ मटेरियल है, पेट्रोल कम हुआ, डॉलर कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी कीमतें कम होने के बजाय हमने देखा कि उन दिनों में बढ़ रही थी। सीमेंट की कीमत जो है तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है, हमें यही सुनने को मिल रहा था जी कि डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, इसकी मार्केट में रोकथाम नहीं हो रही और डॉलर ऊपर जाने की वजह से सीमेंट का रेट बढ़ गया। फिर कुछ दिनों में जो था वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, उसकी वजह से जो था सीमेंट का रेट ऊपर चला गया। ठीक है, अब वो ऊपर तो चला गया, अब वो उस जगह पे जाके रुक गया है। सीमेंट अब नीचे नहीं आया, पेट्रोल जो है वो 40 रुपये सस्ता हुआ, डॉलर तकरीबन 40-45 रुपये से ज़्यादा नीचे आ गया। तो कम से कम सीमेंट की बोरी पे भी 100 रुपये इनको कम कर देना चाहिए था। 100 नहीं कर सकते, 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये कुछ तो बचत करते ना हमारे लोगों के लिए भी। जब हम हर चीज़ बढ़ने के ऊपर ज़्यादा देते हैं तो फिर अब कम होने पे हमें भी कोई रिलीफ नजर आए, कोई मिले कुछ मार्केट में, जिसके पास भी बिल्डर्स परेशान है। बिल्डर्स की जानिब से सीमेंट की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शराज आपका। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन पूरी होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी। हसास इदारों ने फैसलाबाद डिवीजन में गैर मुल्कियों की फहरिस्त मुरतब कर ली। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा तैयब। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए दी जाने वाली डेड लाइन गुजरने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजन में
जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे हैं उनकी फहरिस्तें हसास अदारों की जानब से तैयार कर ली गई हैं और इन फहरिस्तों के मुताबिक फैसलाबाद रीजन में 1807 गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो चुके हैं। ज़िला टोबा टेक सिंह की अगर बात की जाए, टोबा टेक सिंह में 142 अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। वो वीज़े पर टोबा टेक सिंह अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन वीज़ा ख़त्म हुए काफ़ी अरसा गुजर गया। ओवर स्टे होने की वजह से उनको भी पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन दी गई थी। जो फैसलाबाद टोबा टेक सिंह में जो गैर मुल्की हैं वो मुलाजमत पेशा हैं, उनमें से 17 अफराद गैर मुल्की गायब हो चुके हैं और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनमें 35 खवातीन और 107 मर्द शामिल हैं। इसी तरह चिन्योट में 355 गैर मुल्की जो अफगानी बाशिंदे हैं वो मुकीम हैं, उनमें 135 मर्द खवातीन और 220 मर्द हैं। तमाम मुलाजमत पेशा और मजदूरी करने वाले अफराद हैं। ज़िला जंग में 343 अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनमें से कुछ के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं और किसी के पास बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर रहने का कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। ये जो गैर मुल्की हैं अफगानी शहरी, ये लंडा बाजार, कबाड़, मुलाजमत, ड्राई फ्रूट और मजदूरी का कारोबार अरसा दराज से कर रहे हैं। उनका महाजर कार्ड 30 जून 2023 को एक्सपायर हो चुका है। इसी के जो चिन्योट में गैर मुल्की मुकीम डेडलाइन में चंद घंटे बाकी हैं। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 2 में ट्रैफिक समेत दीगर हादसात का शिकार मरीज इलाज के लिए ख्वार। हॉस्पिटल इंतजामिया की मुबैना गफलत से सर्जरी आलात का टेंडर ही न हो सका। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। में हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सर्जरी आलात जो है वो उस हवाले से टेंडर नहीं किया जा सका, जिसके सबब मरीजों को जो है वो प्राइवेट सर्जरी आलात जो है खरीदने पड़ रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? हमारे साथ MS अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर जफर इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बताएं क्या कहेंगे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से? ये जितने भी मेडिसिन है या सर्जरी के आलात हैं, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है। और वो इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जो आर्थोपेडिक इम्प्लांट है ना, उनका अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ। हमने खुद अपना लोकल टेंडर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे बहुत जल्द जो है ना आलात मुहैया कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की जानिब से जो SSP की भी ज़रा रेशो चेंज की गई है। पहले ये 70% गवर्नमेंट का था और 30% हॉस्पिटल का था, और आर्थोपेडिक इम्प्लांट के लिए ये उलट कर दिया गया। 70% अब हॉस्पिटल का होगा, 30% गवर्नमेंट का होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारे इम्प्लांट जो है ना मुहैया कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि निगरान हुकूमत के शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दामात जारी। फैसलाबाद में सेहत सहूलियात काउंटर 24 घंटे फाल रहेंगे। 3 शिफ्ट्स में काम होगा। इतवार के रोज भी काउंटर खुले रहेंगे। साहब जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इनकी एफर्ट से जो नतायज हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारे हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस बेहतर है और आवाम का एतमाद जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया है। इसके साथ साथ जो सेहत सहूलत का प्रोग्राम जो चल रहा था, जिसके ज़रिए हम कुछ मामलात में जहाँ पे जो फंड्स थे उनकी कमी थी, उनसे हम ये सेहत सहूलत से इलाज कर रहे थे। अब वज़ीर आला साहब ने अहकामात जारी किए कि ये जो 24 घंटे ये जो निज़ाम चलेगा। पहले कुछ मकामात पे ऐसे था कि हम 2 शिफ्टें चलाते थे और संडे को हमारा ऑफ होता था, लेकिन अब उन अहकामात की रोशनी में हम इतवार वाले दिन भी हमारा सेहत सहूलत काउंटर जो है वो जारी रहेगा और हम 24 घंटे जो भी आवाम आएगी उसका जो इलाज है वो सेहत सहूलत काउंटर से इंशाल्लाह करते रहेंगे। फैसलाबाद में इंसदाद डेंगू सरगर्मियां, अफसरान फर्जी कार्रवाइयां करने में मसरूफ। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें काशिफ रजा अवान जो हैं ये मुख्तलिफ महकमों के अफसरान पर बरहम दिखाई दिए हैं, जिनका ये कहना है कि डेंगू जो है फैसलाबाद में ना सिर्फ सर उठा रहा है बल्कि ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ महकमों के अफसरान जो हैं
وہ سنجیدہ نہیں دکھائی دیتے ڈینگی کے حوالے سے کی گئی کارروائیوں میں، جبکہ جعلی کارروائیاں جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئی ہیں کہ رپورٹ بھجوائی جاتی ہے مختلف اداروں کی جانب سے کہ مختلف وزٹس کیے گئے، لیکن وہ تمام فرضی اور جعلی ہوتے ہیں، جن کا انکشاف ہونے کے بعد اب باقاعدہ سرزنش کی گئی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے تو محکمہ ماحولیات، واسا، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ اتھارٹی سمیت جو ہے دیگر افسران کی نہ صرف سرزنش کی گئی ہے بلکہ ان کے خلاف متعلقہ سیکٹریز کو لکھ کے بھجوانے کی ہدایت وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تعلیمی بورڈز کے امتحانات میں نمبروں کی بجائے گریڈنگ نظام راج کرنے کا فیصلہ، پارٹ 1 کے تمام طلبہ کو نئے فارمولے کے مطابق گریڈ دیے جائیں گے۔ رٹا سسٹم کے خاتمہ کے لیے امتحانات میں 25% سمجھ بوجھ کے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، جہانگیر اشرف سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیصلہ آباد سمیت ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نمبروں کی جو دوڑ ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے نمبرز کی بجائے اب طلبہ کو گریڈنگ جو ہے وہ دی جائے گی۔ تمام جو فرسٹ ایئر اور 9th کے طلبہ ہیں 2024 میں جو ان کے ایگزام ہوں گے اس میں ان کو نمبر کی بجائے ہر سبجیکٹ کے گریڈ دیے جائیں گے، کس سبجیکٹ میں اس نے کون سا گریڈ حاصل کیا، یہی اس کا رزلٹ شمار کیا جائے گا تاکہ نمبر گیم کی جو دوڑ ہے اس کو ختم کیا جائے اور بچے ہر سبجیکٹ میں اپنا فوکس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رٹا سسٹم کا خاتمہ کرنے کے لیے جو فرسٹ ایئر کے ایگزام ہوں گے، جو 9th کے ایگزام ہوں گے، اس میں 25% امتحانات کے لیے گریڈنگ سسٹم ہوگا۔ بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فنڈز کی کمی، محکمہ سوئی گیس میں نئے میٹرز کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، محکمہ سوئی گیس کے پاس نئے میٹروں کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ SNGPL کو فیصل آباد ڈویژن میں 50,000 سے زائد میٹروں کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صارفین کے جو خراب میٹر ہیں وہ کئی مہینوں سے اسی حالت میں ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکا ہے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے سوئی گیس میٹر کے حوالے سے آپ کو کس پریشانی کا سامنا ہے؟ پچھلے 3 ماہ سے جو ہے وہ ہمارے گھر کا میٹر جو ہے وہ خراب ہے اور تقریباً بہت مرتبہ کمپلین کر چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ہمارا میٹر ٹھیک نہیں ہو سکا اور جو ہمیں بل ہے وہ پرانے میٹر کے حساب سے جو پہلے کے بل بنے ہوئے زیادہ قیمتوں پہ بنے ہوئے ہمیں بار بار وہی بل جو ہے وہ دوبارہ بھیج جا رہے ہیں۔ ہمارا میٹر ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میٹر ٹھیک کیجیے۔ اوکے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا ایشو ہے میٹر کے حوالے سے؟ سر، ہم نے بھی ہمارا میٹر بھی 4 مہینے سے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے پر ہمارا میٹر بھی نہیں لگ رہا۔ شہری کہتے ہیں کہ ان کے میٹر عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چریوٹ میں سڑک کے درمیان لگی اسٹریٹ لائٹس خطرہ بن گئی، کھلے کنیکشن اور گرین بیلٹس پر تار حادثے کو دعوت دینے لگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، وقار کھمن سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں جنگ روڈ پر سڑک کے درمیان جو اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں ان کو جو بجلی کی سپلائی آ رہی ہے اور ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ بالکل اوپن ہیں۔ یہ جو گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر جگہ جگہ پہ بجلی کی تاریں کھلی پڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر جو جوڑ لگے ہوئے ہیں بجلی کے جو کہ ان اسٹریٹ لائٹس کو مہیا کر رہے ہیں بجلی، وہ بالکل کھلے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تاریں اس کے اندر ہونی چاہیے تھیں لیکن باہر ہیں اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ جوڑ جو ہیں بالکل روڈ کے اوپر ہیں اور بارش کے بعد یہاں پر حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل کھلے تار ہیں جو کہ گرین بیلٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ابھی چند روز قبل بھی گزرتے ہوئے ایک رکشے والا یہاں سے ٹکرایا اور اس کو کرنٹ لگی جس کی وجہ سے وہ شدید پریشان ہوا۔ کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جگہ جگہ بجلی کے تار اسٹریٹ لائٹس کے کھلے پڑے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب ایک تو ڈسٹرکٹ سیشن کی عدالت نزدیک ہے اور یہ مین روڈ ہے، مین روڈ کی کراسنگ ہے اور یہاں پہ جو کھلی تاریں چھوڑی ہوئی ہیں وابڈا کام نے، تو یہ کسی وقت بھی کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے چونکہ ہم ٹریفک والے گزرتے ہیں۔ یہ کٹ پہ بھی یہ جوڑ دو ہیں، دونوں سائڈوں پہ یہ اوپن ہے تو ہمارے شہریوں کا فسکو سے بجلی کے کنیکشن محفوظ بنانے کا مطالبہ۔ بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیکرٹری لائف سٹاک ڈاکٹر مسعود کا دورہ، فیصل آباد لائف سٹاک عمارت کا دورہ کیا، اس حوالے سے بات کریں گے، فصیح نقوی سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیکرٹری لائف سٹاک مسعود انور ڈاکٹر نے جو ہے اس وقت یہاں پر فیصل آباد لائف سٹاک کا دورہ کیا ہے اور ڈائگنوسٹک لیبس میں جو ہے کانفرنس روم اس کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں جو فیصل آباد کے لیے لے کر آئے ہیں یا پھر آئندہ جو ہے وہ شروع کی جائیں گی؟ کوئی اسپیسیفک ہم فیصل آباد تو نہیں، پورے پنجاب کے لیے جو خاص طور پہ ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں اس میں بریڈ امپرومنٹ ہے، ڈیزیز کنٹرول ہے، فیڈ امپرومنٹ ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریسیبلٹی اینڈ سرویلنس کا ہے. آپ کے لیے فیصل آباد میں بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے, ڈائریکٹر صاحب نے ایک فارم کے اوپر ٹریسیبلٹی کا پورا سسٹم وہاں پہ ان پلیس کر دیا ہے, بلکہ یہ ابھی مجھے لے کے بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے جانوروں کے جیسے انسانوں کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کیا بیماری, کیا تکلیف, کہاں سے علاج ہوا, پورا ایک کمپریہنسو ڈیٹا بیس ہوتی ہے. تو یہ سسٹم ہمارا جب ہوگا تو اس سے ہماری بہت ساری چیزیں. محکمہ لائف اسٹاک کے افسران سے بریفنگ بھی لی گئی. فصیح ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ڈی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کی طالبات کا سٹی 41 آفس کا دورہ, اس حوالے سے بات کریں گے. جہانگیر اشرف سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں شعبہ ابلاغیات کا آغاز کیا گیا. دوسرا سیشن اس وقت ان کا چل رہا ہے اور بچوں کو آج عملی تربیت دینے کے لیے سٹی 41 آفس کا وزٹ کروایا گیا, جہاں پر طالبات جو ہیں انہوں نے مختلف جو شعبہ جات ٹی وی چینل میں ہوتے ہیں ان کا وزٹ کیا, مارننگ شو دیکھا کس طرح سے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. بیورو چیف ظفر ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو گائیڈ لائن دی کہ کس طرح سے میڈیا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اور یہ بچے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں فیوچر کے میڈیا پرسن بننے کے حوالے سے. چیئرپرسن موجود ہیں شعبہ اردو ویمن یونیورسٹی, جن کے پاس ابلاغیات کا بھی ایڈیشنل چارج ہے, ڈاکٹر صدف نقوی. ان سے بات کرتے ہیں. میم بتائے گا کہ بچوں کا ابھی 3rd سیمیسٹر ہے, کافی لمبا سفر ان کا پڑ رہا ہے تعلیم کا, لیکن آپ نے ابھی سے عملی طور پر ان کو پریکٹیکل تربیت دینے کے لیے کافی شروع کر دی ہے. یونیورسٹی میں لیکچرز ہو رہے ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کے, اور ابھی سٹی 41 آفس کا وزٹ آج کروایا. تو کیا کہتی ہیں اس کے پیچھے پرپز اور آج کے وزٹ کے کیا بینیفٹ ہوگا آپ کے اسٹوڈنٹس کو؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ڈوگر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. لاسٹ ایئر سے ہم نے اس میں ایڈمیشن شروع کیے اور اب ہمارے 2 بیچ چل رہے ہیں, ایک 1st سیمیسٹر ہے اور ایک 3rd سیمیسٹر ہے. تو تھیوری سے زیادہ میں پریکٹیکل پہ بلیو کرتی ہوں, اور میں ہماری جو ورکشاپس تھیں وہ بھی اسی طرح سے تھیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ, اور وہ ریسورس پرسن جو تھے وہ بڑے جو اس شعبے میں بڑے نامور ہیں ان کو ہم نے بلایا تھا. اور یہاں بھی ہمیں بڑی جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایڈیٹنگ کس طرح سے جو ہے لائیو جو ہے وہ کوریج ہوتی ہے, اور جو صبح کا پروگرام تھا مارننگ شو اس میں بھی ہم نے شرکت کی. ہمارے بچوں نے لائیو دیکھا کہ کس طرح سے پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے کیمروں کی سیٹنگ ہوتی ہے, کس طرح سے آگے ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اور کس طرح سے کوئی بھی خبر جو ہے وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. جتنے بھی مراحل تھے وہ ہم نے دیکھے, اور اسی طرح ہمارے بچوں نے جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے خصوصی بچوں کے لیے سپورٹس گالا, رسا کشی اور دوڑ سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے. کامیاب کھلاڑی ڈویژنل سطح پر ہونے والے مقابلوں میں حصہ لیں گے. سپورٹس گالا یہ بچے آئے ہیں گوجرا سے, پیر محل سے, کمالیہ سے اور ٹوبا ٹیکسنگ کے 3 اداروں کے بچے ہیں. یہ سپورٹس گالا ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق ہو رہی ہے, اور ان جو جہاں سے ونر ہوں گے یہ آگے ہم فیصل آباد میں جائیں گے, یہ وہاں پہ ڈویژن لیول کے ہوں گے, اور ڈویژن لیول پہ ون کرنے والے بچے جو ہیں نا وہ لاہور جائیں گے جہاں پہ پنجاب لیول کے ہوں گے. تو یہ 7 اداروں کے بچے ہیں جو اس سپورٹس میں حصہ لے رہے ہیں. اس میں جمپ ہے, 100 میٹر دوڑ ہے, 200 میٹر دوڑ ہے, اس کے بعد ریلے ریس ہے.